आज बड़े बड़े देश भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बड़े बड़े लीडर्स पूछते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप ये बदलाव कैसे लेके आए, इस इम्पॉसिबल काम को कैसे पूरा किया। तो आइए इस पीपीटी के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत दुनिया में किस स्थान पर खड़ा है और भारत ने किस तरह से विकास किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अगर हम बात करें अपने फॉरेक्स रिजर्व की और उसको कंपेयर करें अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे कि बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, तो हम देख सकते हैं कि शुरुआत कहां से हुई थी और धीरे धीरे करके बाकी की तीनों कंट्रीज कहां हैं और भारत कहां है। नेबरिंग कंट्री से कोसों दूर है भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 2014 में। 14 के बाद से आप देख रहे हैं किस तरह से एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है। इवन पैंडेमिक में भी ये ग्राफ रुका नहीं है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। 2008 में हम वर्ल्ड के मोस्ट अनबैंक्ड नेशन में से एक थे। मतलब लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करता था। पर कैपिटा जो हमारी जीडीपी थी वो भी बहुत कम थी। अभी भी जीडीपी कम है लेकिन बैंक अकाउंट ज्यादा है। अगर हम इस कर्व के थ्रू समझने की कोशिश करें तो इस कर्व को कहते हैं बेस्ट फिट कर्व। मतलब इस कर्व के हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब अगर आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो यहाँ 22,000 तक आएगी, तब आपके 80% अकाउंट होने में, यहाँ तक आने में आपको 47 ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा डॉलर्स में है और ये करीब यहाँ पे 1200-1500 के करीब होगी। तो यहाँ पे अगर जीडीपी है लेकिन फिर भी हमारे बैंक अकाउंट देख रहे हैं कहां तक पहुंच रहे हैं, 80% तक। कब पहुंचे? 2017 में। 2017 में ऐसा क्या हुआ था? 2017 में जनधन अकाउंट्स खुले थे बहुत सारे लोगों के। 2014 में पीएम मोदी आए लेकिन धीरे धीरे करते करते 17 तक सारी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ, लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए और जो 47 साल का हमें समय लगना था 80% बैंक अकाउंट खुलने में, वो हमने मात्र 9 सालों में अपना वो टारगेट कंप्लीट कर दिया। और ये डेटा फिर भी पुराना है, 2017 तक का है। अब जो डेटा आएगा 2022-23 का तो और ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। अगर हम इस स्लाइड को देखें तो इसमें यहाँ पे दिखा रहा है, जो ब्लू कलर का जो आपको लाइंस दिख रही हैं, डॉटेड लाइंस, और ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही हैं। जो ब्लू डॉटेड लाइंस हैं वो हैं कि कितने % लोगों के पास स्मार्टफोन है, और ये ब्लैक लाइन है, ये दिख रही है कि कॉस्ट ऑफ पर जीबी डेटा कितना है, 1 जीबी डेटा कितने रुपए का है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं डबल इम्पैक्ट ग्रोथ हो रही है। मतलब कि हमारे स्मार्टफोन्स जो है परसेंटेज वो बढ़ रहा है और हमारा जो डेटा है वो सस्ता होता जा रहा है। 2017 में देखिए कहाँ था, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब कोलैप्स ही हो जाएगा, 7 रुपए बस। तो बाकी अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें, दूसरी कंट्री से कंपेयर करने में हम ये बता सकते हैं कि जैसे बड़ी जो विकसित देश है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे क्या है, 100% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है। पर यहाँ पे जो इंटरनेट डेटा है वो बहुत महंगा है। या फिर अगर हम किसी डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट डेटा सस्ता है पर स्मार्टफोन्स नहीं है। पर इंडिया में देखिए दोनों चीज़ें हो रही हैं। जिस हिसाब से स्मार्टफोन्स बढ़ रहे हैं, डाटा भी उतना सस्ता होता जा रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड ये और कहीं नहीं हो रहा, ये भारत में हो रहा है। और सबसे सस्ता डेटा पूरी दुनिया में भारत में ही मिलता है। आगे चले, अगर हम 2016 का ग्राफ देखें तो उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन होती थी वो लोग कैश में ट्रांजैक्शन होती थी। पर इस ग्राफ को देखिए जरा, लोगों ने किस हिसाब से डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू की है, किस तरह से वो डिजिटल पेमेंट्स करने लग गए हैं, और मात्र 6 सालों में ये बदलाव आया है। 2016-17 में आप देखो कम 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 करते करते कितना बड़ा है ये ग्राफ। वॉल्यूम ऑफ पेमेंट्स कितनी बढ़ रही हैं, ठीक है ना। और ये 1000 करोड़ में है तो करीब ये 1200,000 करोड़ कुछ ये इसका फिगर होगा अप्रोक्सीमेटली। तो 6 सालों में इतना बदलाव आया है कि लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया है। और 2022 में तो मैक्सिमम जो डिजिटल ट्रांजैक्शन थी वो भारत में हुई थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस 2 साल में लगाए हैं। ये कैसे अचीव किया भारत ने, इसके हम 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला जो एक इनोवेशन आया कोविन का। आपके मोबाइल में कोविन ऐप है, आपको जहां पे भी जो स्लॉट अवेलेबल मिला आपने बुक कराया। आप चाहे किसी भी राज्य में है पूरे देश में, आपको जो स्लॉट बुक हुआ उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर है। आपने उसको अपना वैक्सीन बुक किया और आपने अपनी वैक्सीन लगा ली जहाँ पे आपको सुविधा मिली। दूसरा जो हमने लॉजिस्टिक्स डिप्लॉय किया
वो इस तरह से डिप्लॉय की कि जहाँ पे भी जितने भी राज्य हैं सबको बराबर वैक्सीन प्रॉपरली पहुँचे, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स प्रॉपर मिले। तो मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और इतना जो बड़ा भयंकर महामारी आई कोविड को, हमने बहुत स्मूथली इसको हैंडल किया। तो ये हम बता सकते हैं कि किस तरह से इरिवर्सिबल और नॉन लीनियर चेंजेस आए भारत में, जो कभी वापस नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से वापस वही हालात आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने एक माइलस्टोन बना दिया है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड परमानेंट हो गया है कि जो हम ये चेंज लेके आए हैं भारत में, इससे इसने नेक्स्ट चेंज को इनेबल किया है। आगे चलते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी जो सोसाइटी की, उसको सॉल्व किया है। इसको हम आसान भाषा में अगर समझाएं तो इसको हम जैम ट्रिनिटी से समझा सकते हैं। जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन अकाउंट खोले गए, उसके बाद उनको आधार से लिंक किया गया और ई-केवाईसी हुआ मोबाइल के थ्रू। तो मतलब जितने भी डीबीटी अकाउंट हैं वो खोले गए, आधार से लिंक किया, केवाईसी किया। अब क्या है, कोई लीकेजेस नहीं है, डायरेक्ट जो खाते में पैसे आते हैं। और 2016 के पहले देखो यहाँ पे डीबीटी अकाउंट नहीं थे, लेकिन 17 के बाद से डीबीटी अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं है, कभी तक कोई ऐसा फॉल्ट नहीं हुआ है कि किसी का पैसा किसी और के पास चला गया, ऐसा एक भी फॉल्ट रजिस्टर नहीं हुआ है। मतलब जिसका पैसा था उसके अकाउंट में गया, उसके मोबाइल पे आया कि भाई आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया है। हमने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर क्रिएट किया है। किस तरीके से? 3 स्टेजेस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आइडेंटिटी लेयर यानी कि आधार, दूसरा है पेमेंट्स लेयर यानी कि यूपीआई, तीसरा है डेटा लेयर जो कि हम डेटा कंज्यूम करते हैं। आगे चलते हैं। आधार के बारे में मैं आपको बात बताऊंगी। जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पॉल रोमर, उन्होंने कहा है कि जो आधार है ये दुनिया का सबसे बेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी उसको करार दिया है आधार को, और बोला है कि इसको हमें कॉपी करना चाहिए और ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। आधार क्या है? आपको 444 यानी कि टोटल 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलता है। और आधार शुरू हुआ था 2009 में, लेकिन आधार बनना कब से शुरू हुआ? कम से कम 2013-14 के बाद से आधार बनना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले आधार को कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो आधार के थ्रू होता था, लोगों को उतना ट्रस्ट भी नहीं आया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए 2014 के बाद से आधार को लीगल बैकिंग मिली। तो जो अधर पे लटका हुआ आधार था वो आज जो आधार बना है वो बना कि आपका ओटीपी वेरिफिकेशन आ रहा है, आधार पे आ रहा है, आपको कोई अपना कोई वेरिफिकेशन करवाना है, कहीं डॉक्यूमेंट देना है, कोई आईडी प्रूफ चाहिए, तो आपको आधार को एक वो वैल्यू मिली है और मैक्सिमम लोगों ने आधार को अडैप्ट किया है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं डिजिटल ट्रांजैक्शन की, तो उसके लिए आया यूपीआई। यूपीआई एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। पहले जो ट्रांजैक्शन कैश में होती थी 2016-17, देखो 18 के बाद से 17-18 के बाद से कितना बड़ा है ये ग्राफ। तो जो वैल्यू ऑफ पेमेंट्स हैं 1000 करोड़ में तो करीब 1200,000 करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इससे क्या होगा? डिजिटल पेमेंट बहुत इंस्टेंट हुई है, बहुत सारे लोगों ने यूपीआई पे विश्वास किया है। और जो प्राइवेट प्लेयर्स भी आए हैं, जो भारत ने एक यूपीआई का एक एपीआई बना के दुनिया को दिया है, तो काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने भी उसमें जाके अपना बिजनेस मॉडल खड़ा किया है, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, इन सब ने। तो ये दिखाता है कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, स्मॉल वेंडर्स हैं, वो सब भी यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, क्यूआर यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए कोई वाईफाई नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत नहीं है, पीओएस मशीन ज़रूरी नहीं है। हर एक इंसान यूपीआई यूज़ करता है। तो कभी पहले विपक्षी लोग बोला करते थे कि क्या फ्रूट सेलर के पास क्या आपको क्यूआर मिलेगा, क्या वो मशीन लेके बैठेगा क्या? पर देखिए ये हो रहा है, ये बदलाव भारत में आया है, भारत ने एक्सेप्ट किया है यूपीआई को। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फास्टैग की, जीएसटी की, ई वे बिल की, तो इसने हमारा बहुत समय बचाया है। कैसे बचाया है? फास्टैग की बात करते हैं। फास्टैग इशुएंस, ये जो ग्रे कलर की लाइन दिख रही है फास्टैग इशुएंस, ये आप देख सकते हैं कितना स्पीडी बढ़ा है। और जो वॉल्यूम है फास्टैग की वो भी कितनी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोग यूज़ करते हैं,
मास लेवल पे एक्सेप्ट किया है लोगों ने फास्टैग को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको अडेप्ट कर रहे हैं। और छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस भी हैं जो आप देखोगे इसका वॉल्यूम, इसका वैल्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है। छोटी छोटी ट्रांजैक्शन 10 रुपये की, 20 रुपये की, 25 रुपये की ट्रांजैक्शन भी फास्टैग से लोग कर रहे हैं। फास्टैग सिर्फ हाईवे टोल्स पे यूज़ नहीं होता है, फास्टैग मॉल की पार्किंग वगैरह पे भी यूज़ हो रहा है। तो मैक्सिमम मास लोग जो हैं वो फास्टैग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फास्टैग इशू कर रहे हैं। जीएसटी की बात करें तो आप अगर देश में कहीं पे भी बैठे हुए हैं, कुछ सामान बना रहे हैं, आप पूरे देश में किसी भी राज्य में उसको बेच सकते हैं बिना उसका कोई लोकल लॉ या कंप्लायंस जाने। और एक ही टैक्स है, बाकी सारे टैक्स कट कर दिए हैं। ई वे बिल जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ट्रैकिंग को आसान किया है। अब आपको अपने ट्रक का, अपने जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसको 50 जगह एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये समय बचाता है और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। आगे चलते हैं, डिजी लॉकर की बात करते हैं, जिसने अब पेपरलेस, मतलब आपको डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल फ़ोन पे हैं। आपकी हैरेसमेंट से बच सकते हैं आप। कभी पुलिस वाले बोलेंगे भैया लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस कहाँ है, लाइसेंस तो जी घर पे भूल गए हैं, या लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल मैंने घर पे छोड़ा हुआ है, उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में आप अपना लाइसेंस दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है इसकी तरफ। लाइफ क्योंकि आसान हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। लोग ईजिली अपने फ़ोन में डिजी लॉकर रखेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होगा, उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका अडैप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। डीपीआई ने गवर्नमेंट को बहुत एफिशिएंट बनाया है। अगर हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, तो कितने का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है, देखिए 29.8 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शंस हुआ है। और अगर हम बात करें बेनिफिशियरी, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन की, तो ये एक साल में 2022 से 2023 में 693 करोड़ की नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन हुई हैं। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन भी जो 2009 से 2010, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक 4x के करीब बढ़ा है। आगे चलते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टर फ्लो। अगर हम बात करें पहले के ज़माने की, तो पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स पे भारत बहुत डिपेंडेंट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पे हम डिपेंडेंट नहीं है, अब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मतलब हम अपने ही देश के इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट हैं। उसका ग्राफ भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का ग्राफ किस तरीके से जा रहा है। अगर मैं 90s की बात करूं तो 90s के टाइम पे एशियन टाइगर्स हुआ करता था, जो जाइंट्स हुआ करते थे, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे डिपेंड थे। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला मार्केट से तो क्या हुआ, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत स्ट्रक्चर्ड है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ही एक ऐसा अकेला पूरी दुनिया में एक देश है जो पॉपुलेशन स्केल एपीआई बनाता है। मतलब पॉपुलेशन स्केल एपीआई बनाता है, मतलब उसने एक एपीआई बनाकर दे दिया है दुनिया को, जैसे कि यूपीआई दिया है, जैसे कि कोविन दिया है। अब उसको बाकी लोग जिसको भी प्लग इन कर रहे हैं वो उसको यूज कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इंडिया का जो आईटी सर्विस है, अगर आप स्टार्टिंग का ग्राफ देखें 92, 93, 94, 95 कैसा चल रहा है और धीरे 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 वो कैसा बढ़ा है। 2014 के बाद से देखिए कितना बढ़ा, 15 में कितना था, आगे की तरफ ये बढ़ रहा है जो आईटी सर्विसेज रेवेन्यू है। इसी तरह से हमारे फॉरेस्ट रिजर्व बढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे गिटहब अकाउंट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं बात करूँगी स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम 2016 का अगर हम ये ग्राफ देखें तो 2016 में 1000 के करीब स्टार्टअप्स थे, लेकिन 2022 में कितने हो गए, 90,892 स्टार्टअप्स। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया है 2016 से 2022 के बीच में। 90,000 प्लस स्टार्टअप्स आए हैं और जिसमें से 100 प्लस जो स्टार्टअप्स हैं वो यूनिकॉर्न बन गए हैं। ये देखिए इसका ग्राफ। तो इससे क्या हुआ है, जब स्टार्टअप शुरू हुआ है, जो एक पैसा भारत में आया है, बार बार फंड रेज हुआ है। ये देखिए कितने कितने फंड रेज हुए हैं। अगर हम टोटल फंडिंग की बात करें तो टोटल फंडिंग लगभग यहाँ पे इसमें दिखाई है
11 लाख करोड़ की करीब रुपए की टोटल फंडिंग होगी अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। और अगर 24 महीने की बात करेंगे फंडिंग में, तो 24 महीने में लगभग 4.50 लाख करोड़ का फंडिंग इसमें रेज हुई है। तो मतलब पैसा भी भारत में आ रहा है क्योंकि भारत में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। अगले ग्राफ में हम यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल राइट, जो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट किस तरह से ग्रो किया है। पहले टीवी राइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे और डिजिटल राइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं। 14 में देखोगे, अगर 2014 में बहुत कम है डिजिटल राइट। आजकल आपने देखा होगा लोग टीवी से ज़्यादा डिजिटली ओटीटी पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ये हाईएस्ट बिड फॉर आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग दिखा रहा है, मतलब पर ईयर, और ये करोड़ में है फिगर। तो अगर आप देखोगे तो 2018 और 2018 से 22 के बीच में डिजिटल जो राइट्स हैं, जो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो बड़ा है। और 2023 के बाद तो देखो कितना बड़ा है, इसने ऑलरेडी जो है वो टीवी राइट्स को भी ओवरकम कर दिया है, टीवी राइट से भी बढ़ गया है डिजिटल राइट। तो मतलब लोग डिजिटली ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं डेटा, और इससे डिजिटल राइट भी बढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें ऐड भी आ रही है, लोग ऐड से पैसा भी कमा रहे हैं। अब इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है इस स्लाइड में कि 2016 में क्या था। आप मैच देख रहे हो सबके साथ मिलकर टीवी पे, लेकिन अब अपने अपने फ़ोन पे देख रहे हैं। जिसको देखना है देख रहा है, जिसको नहीं देखना है कुछ और देख रहा है ओटीटी पे। तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग काफ़ी बढ़ गई है। अब जिस तरीके से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं तो लोगों का सोच भी बदल रही है। कैसे बदल रही है लोगों की सोच? पहले एक हमारा जो भारत देश के इंटेल माइंड्स थे, जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स थे, वो बोलते थे कि भाई हमें इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज करते थे। लेकिन अब क्या है, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स हैं जिस वजह से और भी बढ़ावा मिल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को, और लोग जो है स्टार्टअप्स की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे ये कहा जा सकता है कि जो अब भारत का युवा है वो जॉब सीकर की बदले जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत कैसा अपग्रेड हुआ है, कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है। पहले कैसे कैश ट्रांजैक्शन होती थी, उससे अब कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है। पहले इनफॉर्मल था, मतलब बैंक अकाउंट नहीं था, पीएफ अकाउंट नहीं था। अब लोगों के बैंक अकाउंट भी है, पीएफ अकाउंट भी है, तो अब फॉर्मल हुआ है। और ये सब काम करने से बहुत समय लगता था, तो बहुत लो प्रोडक्टिविटी होती थी। लेकिन अब क्या है, काम तो सारा हो रहा है लेकिन बहुत कम टाइम में हो रहा है, तो उससे हाई प्रोडक्टिविटी भी हो रही है। आगे चलते हैं। ये 3 एरिया है जहाँ पे डीपीजी डिस्ट्रक्ट करता है। कौन कौन सा? क्रेडिट, जैसे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से अब आपको लोन मिल जाया करता है इजीली, माइक्रो क्रेडिट्स मिल जाया करता है। इसी तरह से ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स में भी। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं डीपीजीज और स्टार्टअप्स की, तो उसने मेन इन 3 की चैलेंजेस को सॉल्व किया है। और अगर बात करें हम जो छोटे विक्रेता हैं, पहले उनको क्या कहते हैं स्मॉल टिकट लोन नहीं मिलता था, लेकिन देख सकते हैं आप फाइनेंशियल ईयर 2017 में बहुत कम है यहाँ पे स्मॉल टिकट लोन्स। ये ब्लू कलर का जो है ये 10K से कम का है। लेकिन अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना ज़्यादा स्मॉल टिकट लोन अब लोगों को मिलता है। मतलब इसने इंफॉर्मेशन कोलेट्रल ने रिप्लेस किया है फिजिकल कोलेट्रल को, और अब जो है छोटे से छोटा विक्रेता भी जो है वो चीप फॉर्मल क्रेडिट उसको बड़े आराम से मिल जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे डीपीजीज के थ्रू हम देखेंगे जैसे जीएसटी, ई-वे बिल, फास्टैग है, इसने एक सिंगल फिजिकल मार्केट क्रिएट की है। किस तरह से? जीएसटी ने बाकी सारे टैक्स खत्म कर दिए हैं। ई-वे बिल से जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन है उसको ट्रैकिंग बहुत आसान हो गई है। और फास्टैग ने जितने भी मूवमेंटल बैरियर्स थे उनको खत्म किया है। जो लूटपाट, समय बर्बाद होता था बीच में, वो सब चीज़ें खत्म हुई है। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं ओएनडीसी की, ओएनडीसी है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसने बहुत सारे स्मॉल रिटेलर्स को, मिलियंस ऑफ स्मॉल रिटेलर्स को एक ई कॉमर्स के एरा में खड़ा किया है, उनको एक मार्केट प्रोवाइड करवाई है। आगे चलते हैं। एआई इनिशिएटिव, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एआई इनिशिएटिव हमारा नेक्स्ट लेवल राउंड है जिसपे हम भी काम कर रहे हैं। भारत जो देश है जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस वहाँ पे चलती है, और कभी कभी कोई लैंग्वेज बैरियर आता है। अगर मैं किसी रिमोट एरिया में हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी लैंग्वेज पे ये सब चीज़ें होती तो मुझे ज़्यादा इजीली समझ आता, बहुत इजीली मैं रीच कर पाती। तो उस पर भी काम चल रहा है। अब अलग अलग लोकलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में सब चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं।
इस तरह को ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है और इसमें जैसे कि दिखाया गया है उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। आपने एक टर्म सुना होगा क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास होता है कि जब आप एक मेहनत करते रहते हैं और एक लेवल पे पहुंचते हैं। अब जो आपने मेहनत करके आप जिस लेवल पे पहुंचे हो उसके बाद आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है और आप बहुत फास्ट ग्रो करते हो। तो हम अभी क्रिटिकल मास में हैं, मतलब हमने अब वो मेहनत कर ली है, अब हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा और हमें उसका हम और जल्दी फास्ट ग्रो कर पाएंगे। किस तरीके से, क्या क्या किया है हमने, देखिए हमारी आईटी सर्विस से जो यंग लोगों को नौकरियां मिली हैं, डिजिटल आइडेंटिटी आधार लेके आए हैं, इंडिया स्टैक, सस्ते स्मार्टफोन, सस्ता इंटरनेट, स्टार्टअप इकोनॉमी, फॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट टैक्सेशन, फाइनेंशियलाइजेशन, डेटा लेड क्रेडिट डिस्बर्सल, क्रेडिट लेड एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई। तो ये सारी चीज़ों में से अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये 90s और 2000 का टाइम की बात है, आईटी सर्विस जो पहले आया था। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आधार भी 2009 में आया था पर 14 के बाद से ज़्यादा अकाउंट खुले। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद की ये सारी चीज़ें जो है ये 9 साल में हुआ है, जब से प्रधानमंत्री मोदी उनकी लीडरशिप में, उनकी गवर्नेंस में हुआ है। तो ये सारे काम जो हमने किया है अपने देश में, इससे जो हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी और इससे हम और आगे जाएंगे। और आगे कहाँ जाएंगे? $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब जो अभी हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में ओवरऑल जो बताया गया है कि किस तरह से भारत ने 9 सालों के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ायदा हर एक भारतीय को होगा। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्लास को इसका फ़ायदा है, बाकी लोग को बिल्कुल अछूते हैं, नहीं। अब एक एक इंसान जो है वो डिजिटली कनेक्टेड है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, डीबीटी का फ़ायदा उनको मिल रहा है, हर चीज़ उनके सिंगल मोबाइल क्लिक पे है और हर चीज़ उनकी सिक्योर है। तो इस तरह से भारत ने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को 9 सालों के अंदर और अब हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नो द नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।